हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में पार्ट 2 वैद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम पे देखना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेनट समीकरण क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध स्थापित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम करके बताते हैं कैसे करना है। नेनट समीकरण लिखिए। इस तरह भी पूछता है, देख सकते हैं आप लोग। 2026, 23, 22, 20, 18, 17, 16 में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये क्या बोला, नेनट समीकरण क्या है। मानक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम बता दें आपको, जैसे कि ये हमारे पास अभिक्रिया है, ठीक। क्या है, जैसे कि Mn प्लस Ne माइनस, ठीक, ये Ms के लिए, ठीक। ये हमारे पास ये एक अभिक्रिया है, हमने एक अभिक्रिया ली है, ठीक। और हमारा नेनट समीकरण द्वारा ये क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉड E माइनस 2.30 RT अपॉन में NF, ठीक, और log 10, ठीक है। और M अपॉन में क्या हो जाएगा, Mn प्लस ब्रैकेट, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और यदि यहाँ ये M है, M की जगह अगर हम 1 माने, हमने 1 माना, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉड E माइनस 2.30 RT NF log 10, ठीक है। फिर ये M की जगह हमने क्या माना था, 1, तो ये 1 हो जाएगा, Mn प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसकी जगह, ये पूरे की जगह हमें ये हम मान लेते हैं E बराबर E नॉट माइनस 0.0591, ठीक, अपॉन में NF, ठीक, log 10, ठीक है, समझ में आया। अब ये ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, Mn प्लस, ठीक। ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा सूत्र आ जाता है, जो कि इसमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। आई समझ, ये हमारा आता है सूत्र, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये क्या है हमारा, E बराबर E नॉट क्या है, RT क्या है, NF क्या है, ठीक। अब ये हम समझ लेते हैं। E हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। अब हमारे पास E नोड क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, R हमारा क्या हो जाएगा, गैस नियतांक, ठीक। R हो गया। हमारे पास T क्या है, T हमारा है ताप। N हमारे पास क्या है, N है इलेक्ट्रॉन संख्या,
एफ क्या है हमारे पास? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक। एम क्या है हमारे पास? धातु। और Mn प्लस क्या है? धातु आयन। धातु आयन। ठीक, ये हमारा आ गया संबंध। यहाँ पे हमसे पूछ कर रहा था निर्णय समीकरण क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध। ये हमने क्या किया है? संबंध विस्थापित किया है। ठीक है, ये हमारा सूत्र आया निकल के। सूत्र में ई क्या है, ई नॉट क्या है, आर टी क्या है, एन एफ क्या है, ये क्या है, ये सब हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलराउस के नियम को समझाइए। ये हमारा कब कब आया? 2025, 23, 19, 18, 17, 14 में पूछा जाने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में भी आएगा। ठीक, कोलराउस के नियम, अब हम देख लेते हैं कोलराउस का नियम क्या कहता है। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन के की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है, पहले सही से पढ़ते हैं। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंतता पर, तो हमारा अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो अनंतता क्या हो जाएगा? कोई विलयन इतना पतला हो, ठीक है, कि उसके आयन में के बीच में अंतःक्रिया ना हो। ठीक, अंतःक्रिया किसी विलयन में आयन के बीच में ना हो। ठीक है, जैसे क्या है, ये हमारे पास कोई विलयन है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई विलयन है, जैसे कि हमारे पास क्या है? NaCl है। ठीक, NaCl मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास NaCl। ठीक, ये हमारे पास जैसे NaCl है, इसमें क्या है? NaCl, और जैसे हम इसमें NaCl को इसमें घोल देते हैं तो Na प्लस और Cl क्या है? Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो हम कैसे मान सकते? देखिए, ये हमारे पास क्या है? NaCl बराबर लैम्डा, ये है हमारे पास Na प्लस Cl। ये Na में टूट गया, Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस, इन दोनों का योग को ही कोलराउस क्या लिखा है? मोलर चालकताओं के योग के बराबर, यानी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे या HCl हम ले सकते हैं, जैसे HCl हमने लिया। ठीक है, HCl बराबर H प्लस में हो गया और Cl माइनस में। ठीक, और इन दोनों का योग होता है, इन दोनों का योग यानी मोलर चालकताओं का योग के बराबर होता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ठीक, इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 24 में, 15, 13, 7, 5 इसमें पूछा गया है और 26 में आने की भी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है?
जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम इसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें क्या हमारे पास एक है विलयन है। विलयन हमने किसका लिया है, ZnSO4 का। ठीक, कौन सा विलयन है, लवण विलयन। लवण विलयन है मतलब ZnSO4 होता है। ठीक, अब हमारे पास ये क्या है, इसमें एक है धातु की छड़। ठीक, ये क्या है हमारे पास, धातु की छड़ है। ओके, ठीक, हमने अब इसे हमें डिबो दिया है। इसमें ZnSO4 के जो घोल है विलयन, इसमें हमने डुबो दिया है। ठीक, और इसके बाद इसके बीच में ये हमारा क्या है, ये इसके बीच इसके लवण विलयन और धातु की छड़ के बीच में जो विभव होता है, विभव यानी विभव स्थापित जो होता है, विभव देखिए क्या बोल रहा है, लवण विलयन और धातु के बीच में जो विभव स्थापित ठीक होता है उसे क्या कहते हैं, होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, हम फिर समझाते हैं। ठीक, यहाँ पे पढ़िए पहले। जब किसी धातु की छड़ को, देखिए हमने धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, हमने डुबो लिया ZnSO4 के विलयन में। ठीक, विलयन में बीच में विभव स्थापित, यानी इन दोनों के विलयन में और इसके धातु की छड़ हमने इसमें डुबो लिया। ठीक, आगे डुबो लिया धातु की छड़ और इसके बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, आगे समझ में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी के आगे का है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ताप पर, ये ताप पर नियंत्रित होता है, विलयन की सांद्रता पर होता है, धातु की प्रकृति पर होता है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर होता है। ठीक है, ये 4 आते हैं कारक, इसको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पार्ट 3 हमारा कौन सा है, रासायनिक बलगति। ठीक, इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ये कितनी 2024 में आया, 22 में आया, 20 में और 2026 में आने की संभावना, जो कि ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और 26 में भी आएगा। ठीक, और अब देख लेते हैं आगे अभिक्रिया के वेग। ठीक, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक, अब इसे हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए क्या लिखा है, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया, ठीक, ए और यहाँ पे P, ए से क्या प्रोडक्ट बना। ठीक, इसमें जब परिवर्तन होगा तो इसमें सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, क्या है, हम जैसे मान लेते हैं, माना एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में dt में अभिकारक
कारक की सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन हमारा परिवर्तन क्या, dx, सांद्रता में dx परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, तो अभिक्रिया का क्या वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन क्या है हमारे पास, नहीं माना एक समय में dt अभिकारक, ये dt हो जाएगा, सॉरी dx अपॉन में dt। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। ठीक, और इसका मात्रक भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VIMP मान सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित समझाइए। कितनी बार आया देखिए, 2025, 22, 20, 18, 13, ये भी 26 में पक्का आएगा। ठीक, अभिक्रिया की कोटि, अब देख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक, आया समझ, नहीं आया तो ठीक है, हम आपको एक पेज में समझाते हैं। ठीक, जैसे क्या है, अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग ही क्या कहलाता, अभिक्रिया की कोटि कहलाता। ठीक, जैसे हमारे पास अभिक्रिया है, अभिक्रिया A प्लस B। ठीक, इसको हम N मानते हैं, इसको M। ठीक, इसको XY भी मान सकते हैं, जैसे एक मिनट, A प्लस B XY। ठीक है, और बना हमारे पास क्या, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ठीक, अब हम जैसे देख लेते हैं, हम पहले जैसे दर समीकरण, क्या हो जाएगा, R बराबर KA X इंटू BY। ठीक, XY। ठीक, तो इसमें कोटि क्या होगी। ठीक, इसमें कोटि क्या, ठीक, इसमें कोटि हमारी क्या हो जाएगी, X और Y क्या है, कोटि बराबर, ऐसे लिखेंगे, कोटि बराबर X प्लस Y, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। जैसे ये हमारा घातों का योग, इन दोनों का यानी योग यानी जोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। समझ आई। ठीक, और ये हमारा एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, जैसे एग्ज़ाम में जैसे आएगा, तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, R बराबर KA, ऐसे
1/2 इंटू बी ब्रैकेट 1 सी ब्रैकेट 1/2 ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक, आपको बताना है कि कोटि क्या है। समझ आई? अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 2024, 20, 8, 18, 16, 14, 13, 17 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2026 में भी इसकी एंट्री होगी। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर क्या लिखा, सॉरी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम समझ लेते हैं क्या है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ए बी हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, जैसे दर समानुपाती अभिकारक ठीक है, दर समानुपाती अभिकारक के सांद्रता के शून्य शून्य घात के समानुपाती घात, यहाँ पे क्या लिखा है? शून्य कोटि के शून्य घात की समानुपाती, शून्य घात के समानुपाती है, समानुपाती है। ठीक, हमारा क्या आ जाएगा? dx/dt, जैसे ऊपर था वैसे, बट यहाँ पे समानुपाती। ठीक, 0 हो जाता है, ये घात का 0 हो जाता है। ठीक, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा चौथा पार्ट, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, संक्रमण तत्व क्या है? डी ब्लॉक के तत्व क्या है? संक्रमण तत्व हो या डी ब्लॉक के तत्व, दोनों सेम ही है। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। यदि कारण है कि उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो समझ सकते हैं ये हमारी क्या है? हमारी क्या हो सकती है? आवर्त सारणी है। ठीक, ये हमारी क्या है? आवर्त सारणी। ठीक, ये हमारा एस और ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। ठीक, ये बीच वाला होता है, ये डी ब्लॉक होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। ये देख सकते हैं, संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक, अब हम आपको लिखकर इसको बता देते हैं, यहीं पे लिख के बता देते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या बोला? संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक, संक्रमण तत्व, सॉरी, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए प्लीज़ हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो देख सकते हैं हम लोग। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये हमारा आता है n बराबर n-1 d 1 से लेकर इसमें कितने तक आएंगे? 10 तक का, ठीक। n और s 1 से लेकर इसमें कितने आएंगे? 1 से लेकर 2 तक के आ जाएंगे इसमें, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक। और दूसरा क्या आता है? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारे पास? n-2 में है, ठीक है। f 1 से 14 तक के, इसमें किस में आ जाए? 1 से 14 तक के n-1, इसमें 0 से लेके 1 तक के आ जाएंगे ns2, ठीक। आ गई समझ? ठीक। अब हम आगे का देख लेते हैं। संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण लिखिए, ठीक। ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये आता है 2023, 22, 17, 16, 13 में पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण देख लेते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, इसमें अणुचुंबकीय गुण होते हैं, इसमें उत्प्रेरक का गुण होता है, इसमें धात्विक चालकता होती है, इसमें धात्विक चालकता भी होती है, रंगीन आयन भी बनाते हैं, ठीक। संक्रमण तत्व, ओके। अब आता है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। लीगेंड क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। लीगेंड, ये लीगेंड हम देख सकते हैं, ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? लीगेंड कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं, ठीक। आ जाइए दूसरे पेज पे, तो हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण K4FCN4 होता है, ठीक। ये हमारे पास CN क्या है? CN क्या है? लीगेंड है, ठीक। CN हमारा क्या है? लीगेंड है। और ये Fe क्या है? Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक, ओके। यहाँ पे परिभाषा क्या बोल रहा है? ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इसे लीगेंड कहते हैं, ठीक। जैसे ये जो CN है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा तो क्या देता है? जैसे कि एक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो एक दंतुर लीगेंड हो जाएगा, ठीक, लीगेंड, ठीक है। CN अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक दंतुर, दो देगा तो दो दंतुर, ऐसा हो जाता है, ठीक। समझ आई? ऐसा वही लिखा है इसमें इस परिभाषा में वही लिखा है। ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इसे लीगेंड कहते हैं। आई समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा 5 क्वेश्चन। उपसय संयोजक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण समझाइए। 24, 23, 22, 20, 18 में पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 26 में भी पूछेगा, ठीक। आगे देखते हैं। उपसय संयोजक संख्या, धातु आयन से जुड़े क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उपसय संयोजक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। 2024, 23, 22 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपसय संयोजक संख्या, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को उपसय संयोजक संख्या कहते हैं। जैसे ये हमने भी समझाया है,
दाता परमाणु लिगेंड, जैसे ये हमारे पास उदाहरण है K4FeCN6। CN हमारे पास कितना है 6, इससे 6 उपसर्ग संयोजक संख्या है, ये धातु है, धातु से जुड़े 6 हैं। ठीक, समझ आई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। 2025 में पूछा जाने वाला है और 26 में भी आएगा। ठीक, द्विक लवण, अब हम अब आपको बताते हैं द्विक लवण और संकुल लवण। इसमें पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी संरचना सरल होती है। ठीक, और इसके मुताबिक इसकी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। इसकी संरचना जटिल होती है। ठीक है, होती है। अगला क्या आएगा हमारे पास, दूसरा, ये ठोस अवस्था में होती है। ठीक, ये ठोस अवस्था में होती है, ये ठोस व जलीय अवस्था में होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, जल में वियोजित हो जाती है, यानी ये जल में टूट जाते हैं, जल में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये जल में वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमने अंतर वाली वीडियो में बताया भी है और आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर हमने बताए हैं, अंतर IMP उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जाके चेकआउट करिए चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।